प्राचीन रक्त सक्रिय हो गया है। पार्थ, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम लोग अंदर क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? विक्रांत और अन्य लोगों को अपनी ओर आते देख रुद्र थोड़ा नाराज हो गया। वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि कहीं कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं है, इसीलिए वह पहले अंदर गया थोड़ा पता लगाने के लिए। उसे डर था कि वहां खतरे होंगे और उन खतरों से विक्रांत और अन्य लोग घायल हो सकते हैं। रुद्र, गुस्सा मत करो। हम अंदर इसलिए गए क्योंकि हमें अंदर खतरा महसूस हो रहा था। हम नहीं चाहते कि तुम हर बार सबसे खतरनाक काम करो, माया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। वह रुद्र के पास गई और शर्माते हुए उसकी बांह को गले लगा लिया। हाँ, बड़े भाई रुद्र, आपने भी यही कहा था। भाई होने के नाते हम सुख दुख दोनों में भागीदार होते हैं। खतरे के समय हम आपकी पीठ पीछे नहीं छिप सकते और फिर सफलता के समय आपके सामने नहीं आ सकते। विक्रांत ने भी जल्दी से समझाया, मानो उसे डर हो कि रुद्र क्रोधित हो जाएंगे। जब रुद्र उनके सामने आया तो उसके पास गुस्सा करने का कोई तरीका नहीं था। वह जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं। उन्हें डर था कि वह किसी घातक परिस्थिति में फंस जाएगा। वे रुद्र के साथ अपना जीवन बिताने, एक साथ जीने और मरने के विचार को संजोए हुए थे। अपने जीवनकाल में रुद्र को इतने अच्छे भाई और प्रेमी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भला वह कैसे क्रोधित हो सकता था? भाई विक्रांत, उस व्यक्ति में कोई स्रोत ऊर्जा नहीं है। कंकाल पूरी तरह से खाली है। मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि वह कहाँ से आया था और न ही यह कि जीवित रहते हुए उसने किस प्रकार की साधना की थी। हालांकि इसके सिर के ऊपर बने आवरण के भीतर कुछ अज्ञात समाहित है। जो तुम देख रहे हो, क्या वह व्यक्ति शाही वंश का धारक है? या क्या इसके सिर के ऊपर बने आवरण के भीतर शाही वंश का दबाव है? रुद्र ने विक्रांत से पूछा। विक्रांत शाही वंश का सदस्य था। शाही वंश के प्रति उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। सटीक रूप से कहें तो यह शाही वंश ही था जो उसे लगातार सताता रहता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है। ये वही है। वह निश्चित रूप से शाही वंश का धारक है। इस संरचना के भीतर इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शाही वंश है। मुझे पूरा यकीन है। विक्रांत के चेहरे पर इस समय बहुत ही जटिल भाव थे। एक ओर तो उनमें अनियंत्रित उत्साह और भावनाएं थीं, वहीं दूसरी ओर बेकाबू भय और आतंक भी। ये सभी भावनाएं शाही वंश से उत्पन्न हुई थीं। उनके लिए ये कुछ ऐसा था जिसे पाने का वे सपना देखते थे। हालांकि उनके लिए यह एक ही समय में सर्वोच्च और अपवित्र न किए जा सकने वाला था। शाही खानदान के लिए अगर वह सफल नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। या तो वह एक ही कदम में आकाश में विलीन हो जाए या फिर अभी अपने अंतिम शब्द कहे। लेकिन विफलता की कीमत मृत्यु ही क्यों न हो, वह कोशिश करने को तैयार था। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा लक्ष्य यही शाही वंश है। त्रिशिता को उनकी बातें सुनकर उनके लक्ष्य का पता चल गया। कुछ देर बाद उसने गंभीरता से याद दिलाया, रुद्र, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी कि शाही वंश पूर्वी सागर क्षेत्र की उपज नहीं है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार यह केवल मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में ही पाया जाता है। जिस प्रकार मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि की शक्ति है, उसी प्रकार शाही वंश भी अत्यंत शक्तिशाली है। सटीक रूप से कहें तो यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम छू सकें। कम से कम हमारी शक्तियों से तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं छू सकते। आखिरकार ये वही शक्तिशाली प्राणी हो सकता है जिसने राक्षसी जीवों की पूरी प्रजाति का संहार किया था। भले ही उसकी मृत्यु कई हजार साल पहले हो चुकी हो, भूखे ऊंट का आकार घोड़े से बड़ा होता है। ऐसे में शाही वंश से ग्रसित साधना विशेषज्ञ की तो बात ही क्या है। वरिष्ठ त्रिशिता, आपके विचार के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि इसे छूना है या नहीं, यह अब हमारे बस में नहीं है। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पहले तो त्रिशिता रुद्र की बातों से बहुत असमंजस में थी, लेकिन जब राजसी लबादा पहने विश्व आत्माविद द्वारा बनाई गई संरचना लगातार ऊपर नीचे होने लगी और उससे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलने लगी तो त्रिशिता का चेहरा आखिरकार बदल गया। अब सब लोग बाहर निकलो, रुद्र ने कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी थी। उसके मुंह से शब्द निकलते ही वह संरचना पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। उस संरचना से एक विकिरणित गैसीय पिंड तेजी से बाहर निकला। वह गैसीय पिंड काफी विचित्र था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह एक विशाल पर्वत श्रृंखला हो जो उनकी ओर जबरदस्ती बढ़ रही हो। ये किसी उल्कापिंड की तरह प्रतीत हो रहा था जो इतना विशाल था कि उसका वर्णन करना असंभव था, मानो वह आकाश से नीचे गिर रहा हो और सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार हो। फिर भी यह एक विशाल लहर की तरह प्रतीत हुआ जो आकाश को छू गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, जिसने सब कुछ निगल लिया। लेकिन वो चीखें प्राचीन युग के उन दरिंदों जैसी थीं जिनका पहले कभी अस्तित्व नहीं था और जो उन्हें टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हुए थे। वह दबाव हर संभव शक्तिशाली चीज का प्रतीक था। वास्तव में वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। इतनी प्रबल शक्ति के सामने विक्रांत और बाकी लोग बचने का मौका कहाँ पाते। वे सब दबाव से जकड़े हुए थे। वे कांपते हुए वहीं खड़े रहे, उनकी हिलने डुलने की शक्ति छिन चुकी थी।
विक्रांत के लिए यह बात विशेष रूप से सच थी। उस समय उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके माथा पर राजसी शब्द पहले से ही दिखाई दे रहा था, लेकिन सामान्य रूप से दिखने वाले इस शब्द की चमक फीकी पड़ गई थी, जो राजवंश का प्रतीक था। इसकी पुरानी शान का कोई अंश कहाँ मिलेगा। यह ऐसा था मानो कोई महान राजा एक साधारण नागरिक बन गया हो। ये बेहद नीचा हो गया था। कुछ ही देर में विक्रांत एक झटके के साथ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और अपनी ओर आ रहे सुनहरे गैसीय पिंड के सामने प्रणाम किया। घुटने टेकते हुए उसने कहा, शाही वंश के स्वामी, विक्रांत ने गुस्ताखी की है। मैंने शाही वंश की शक्ति को ठेस पहुंचाने की धृष्टता की है। मैं 1000 मौतों का हकदार हूं, मैं 1000 मौतों का हकदार हूं। फुफकार इसके तुरंत बाद त्रिशिता भी जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई और विक्रांत के समान ही शब्द कहे, शाही वंश के स्वामी त्रिशिता, तुमने धृष्टता की है। मैंने शाही वंश की शक्ति को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस किया है। मैं 1000 मौतों का हकदार हूं, मैं 1000 मौतों का हकदार हूं। ये देखकर रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और सोचने लगा, तो त्रिशिता का भी शाही वंश है, इसीलिए तो उसे शाही वंश के मामलों की अच्छी जानकारी थी। ऐसी स्थिति में रुद्र ने यह भी पाया कि शाही वंश का उन लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव होता है जिनके पास शाही वंश होता है। यह उनकी आत्मा की गहराई में उन्हें नियंत्रित करता है। लेकिन साथ ही वह ये भी जानना चाहता था कि उसके शरीर के भीतर की शक्ति किसी वंशानुगत शक्ति थी या नहीं। उस क्षण गैसीय द्रव्यमान के दबाव के कारण सभी लोग अस्त व्यस्त अवस्था में थे, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने के बावजूद रुद्र शुरुआत से ही शांत बना रहा। उसके शरीर में मौजूद 6 बिजलियां न केवल निष्क्रिय अवस्था में थीं, बल्कि उसके रक्त में मौजूद तीनों बिजलियां भी अप्रभावित थीं। इसका मतलब यह था कि उसके शरीर पर शाही वंश का कोई प्रभाव नहीं था, और सटीक कहें तो उसके शरीर में मौजूद बिजली पर शाही वंश का कोई प्रभाव नहीं था। ये बात समझते ही रुद्र तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ा और विक्रांत और अन्य लोगों के पास पहुंचा। इतना ही नहीं, उसने मन ही मन में अपना दबाव फैलाकर उसे दूसरों पर भी डाल दिया। दरअसल ये दबाव था कोई आध्यात्मिक गठन नहीं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि मौजूदा जैसी स्थिति में उनका अनूठा दबाव शायद उनके लिए अधिक सहायक साबित होगा। ये मेरे साथ क्या हुआ? जैसा कि उम्मीद थी, जब रुद्र का दबाव भीड़ पर छा गया तो विक्रांत और त्रिशिता का शरीर कांप उठा। उन्हें तुरंत होश आया और उन्होंने जमीन पर घुटने टेकने की अपनी हरकत पर हैरानी जताई। रुद्र! लेकिन उसी क्षण राधिका और माया एक साथ चिल्ला उठीं। ऐसी चीख सुनकर विक्रांत और त्रिशिता दोनों का ध्यान उनकी ओर गया। उन्होंने तुरंत राधिका और माया की निगाहों का पीछा किया और अपना सिर ऊपर उठाया। तभी उन्हें एक अत्यंत भयानक गैसीय पिंड उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके शरीर में कांपती हुई शाही रक्तरेखा ने विक्रांत को स्पष्ट रूप से बता दिया कि वह भयावह सुनहरी गैसीय आकृति वही शाही रक्तरेखा थी जिसकी उसने अथक परिश्रम से खोज की थी और जिसका सपना देखा था। हालांकि उस समय उन पर शाही वंश का प्रभाव नगण्य था। इसका कारण ये था कि उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने वंश के सभी प्रभाव को रोक दिया था, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। बड़े भाई रुद्र! अचानक विक्रांत के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और वह उन्माद में चिल्लाने लगा। उसके शरीर में मौजूद राजसी रक्त ने उसे बताया कि शाही रक्त क्रोधित है। रुद्र के कार्यों से वह क्रोधित था और उसे इसके लिए दंडित करने वाला था। वह शाही रक्त की शक्ति से रुद्र पर आक्रमण करने वाला था। रुद्र पर एक विपत्ति आ गिरी थी और वह अब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शाही खानदान में बुद्धि हो। उसे सचमुच लग रहा था कि रुद्र उसे चुनौती दे रहा है। ठीक उसी क्षण संपूर्ण शाही वंश का गैसीय पिंड मंथन करने लगा। उसके साथ ही अतुलनीय प्रचंड शक्ति उमड़ पड़ी और वह रुद्र की ओर बढ़ने लगा। वह किसी प्राचीन भयंकर पशु के समान था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह रुद्र के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। जब उसे इतनी भयंकर शक्ति का सामना करना पड़ा तो सच कहें तो अगर रुद्र कहता कि उसे डर नहीं था तो ये बकवास होता। आखिरकार एक विश्व आत्माविद होने के नाते वह उस चीज की शक्ति को गहराई से महसूस कर सकता था। उसकी बात ही छोड़िए, मार्शल लॉर्ड स्तर के शिखर पर मौजूद कोई प्राणी भी शाही वंश के हमले को शायद रोक ना पाए। लेकिन उस पल वह पीछे नहीं हट सकता था। वह विक्रांत और अन्य लोगों के सामने खड़ा रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह चला जाता तो वे निश्चित रूप से मारे जाते। इसके अलावा रुद्र को कुछ आत्मविश्वास था। उसे लगता था कि उसके शरीर में मौजूद दिव्य बिजली, चाहे वह वंशानुगत रक्त हो या नहीं, शाही रक्त से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यदि शाही वंश का स्वामी अभी भी जीवित होता तो वह कुछ खास नहीं कर पाता। आखिरकार स्वामी अपनी बुद्धि का उपयोग करके वंश की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था और इस प्रकार रुद्र का ध्यान रख सकता था। हालांकि उस समय शाही वंश में उस तरह की मानसिकता का अभाव स्पष्ट था। वह आक्रमण के लिए पूरी तरह से स्वयं पर निर्भर था। इसलिए रुद्र को लगा कि उसके शरीर में मौजूद दिव्य बिजली शाही वंश को दबाने में सक्षम होगी। तारांकन आओ।
दरअसल जैसे ही शाही वंश उससे टकराने वाला था, रुद्र के शरीर में मौजूद 9 विशालकाय बिजली के जानवर अचानक जागृत हो गए। उसी क्षण रुद्र के शरीर से एक ऐसी आभा निकली जो इस दुनिया से परे थी। उसी दौरान उसके भीतर एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। धमाका गर्जना की पूरी गूंज सुनाई देने के बाद उस पर हमला करने के लिए तैयार शाही वंश के लोग चारों दिशाओं में बिखर गए। बिखरते हुए भी उन्होंने एक दबी हुई सी आवाज निकाली, मानो वे डरे हुए हों। यह क्या है? विक्रांत और अन्य लोग रुद्र के भीतर की गर्जना को न तो सुन पा रहे थे और न ही उसके शरीर में व्याप्त अराजक रूप से शक्तिशाली आभा को महसूस कर पा रहे थे। हालांकि वे ये देख सकते थे कि वह भयानक शाही वंश भयभीत प्रतीत हो रहा था। किससे डरे? जाहिर है रुद्र से। नतीजतन जो लोग पहले से ही भयभीत थे वे अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर अवाक रह गए और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन जैसे ही सभी लोग भ्रमित होकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, असीम शाही वंश एकत्रित होने लगा और फिर एक आकृति में सिमट गया। वह अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके लंबे बाल कंधों पर फैले हुए थे और हवा न चलने के बावजूद लहरा रहे थे। उसने कवच पहन रखा था और उसका व्यवहार बेहद असाधारण था। कवच का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिंहासन पर विराजमान अस्थियों ने धारण किया था। इतना ही नहीं, उस क्षण वह सुनहरी आभा से जगमगा रहा था। निस्संदेह यह शाही वंश द्वारा निर्मित एक छवि थी, लेकिन एक बात निर्विवाद थी कि उस छवि में बुद्धि थी। उस समय वह हवा में खड़ा था और अपनी चील जैसी तीक्ष्ण आंखों से रुद्र को घूर रहा था। उसकी आंखों में विस्मय भरा था, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो विस्मय से भरी आंखों के नीचे छिपे भय का एक संकेत दिखाई देगा, एक गहरे भय का संकेत। आपका नाम क्या है? अचानक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। ये जूनियर रुद्र है। सीनियर, अगर मैं पूछ सकता हूं तो क्या आप इस जगह के मालिक हैं? रुद्र ने पहले विनम्रता से अपने हाथ जोड़े, फिर पूछा, आपका उपनाम चू है? रुद्र की बात सुनकर उस व्यक्ति ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी और फिर गहरी सोच में डूब गया। वरिष्ठ, क्या आप मेरे रुद्रवंश के लोगों को जानते हैं? उसने ऐसी प्रतिक्रिया देखकर तुरंत पूछा। उसने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि उस व्यक्ति में वास्तव में शाही वंश था, इसलिए वह संभवतः मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि से आया होगा और शायद उसके पृष्ठभूमि के बारे में भी जानता होगा। हालांकि रुद्र को निराश करते हुए उस व्यक्ति ने उसका सवाल सुनकर अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने मेरे द्वारा बिछाई गई संरचनाओं को खोल दिया? वरिष्ठ, आपने जो संरचनाएं बनाई थीं उन्हें वास्तव में मैंने ही खोला था, रुद्र ने सच्चाई से कहा। शानदार, लेकिन दुख की बात है कि मैंने जो शाही वंश छोड़ा और जिसमें मैंने जीते जी अपना सब कुछ लगा दिया, वह आपके लिए बिल्कुल बेकार है। मुझे लगता है कि आप मेरा शाही वंश उन दोनों को देना चाहते हैं, है ना? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने विक्रांत और त्रिशिता पर नजर डाली। जाहिर है वह जानता था कि वे कौन हैं। ये रुद्र थोड़ा हिचकिचाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह जानता था कि संभवतः उसी व्यक्ति ने सभी राक्षसी जीवों को मारा था। साथ ही वह व्यक्ति मर चुका था। अब जो छवि बची थी वह उसकी आत्मा का एक अंश मात्र थी। रुद्र के लिए ये किसी भी तरह से खतरनाक नहीं थी, और चून की आत्मा का वह अंश अभी उसके सामने प्रकट हो रहा था, इसलिए वह भी कुछ ही समय में पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि भले ही रुद्र और अन्य लोग कुछ न करें, क्योंकि वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था, इसलिए उसके द्वारा छोड़ी गई चेतना भी तुरंत गायब हो जाएगी। केवल उसकी शाही वंश परंपरा ही शेष रहेगी। सच तो यह है कि शाही वंश को इसलिए पीछे छोड़ दिया गया था ताकि दूसरे लोग उसे प्राप्त कर सकें, लेकिन फिलहाल उस व्यक्ति की आत्मा अभी भी वहीं मौजूद थी। अगर वे कहते कि वे सिर्फ उसके वंश के लिए आए हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मैंने अपनी वंश की शक्ति को पीछे छोड़ने में इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि मैंने इसे पूर्वी सागर क्षेत्र में भाग्य से चुने गए व्यक्ति के लिए रखा था। ऐसा लगा जैसे उस व्यक्ति ने रुद्र के विचारों को भांप लिया हो, क्योंकि वह अचानक हल्के से मुस्कुराया। तो फिर वरिष्ठ, क्या आप अपना शाही वंश मेरे मित्र को प्रदान कर सकते हैं? उसके लिए आपका वंश वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, रुद्र ने तुरंत अनुरोध किया। सच कहूं तो जब मैंने अपने वंश को त्याग दिया तो इसका कारण ये था कि मैं इसकी विरासत को समाप्त नहीं करना चाहता था। मुझे आशा थी कि कोई एक व्यक्ति मेरी शक्ति को ग्रहण कर उसे आगे बढ़ाएगा ताकि मेरी वर्षों की साधना व्यर्थ न जाए। लेकिन बार बार सोचने पर अगर मैं अपना वंश किसी खास व्यक्ति को दे दूं तो उस व्यक्ति के लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ये संरचना बनाई थी। इसका उद्देश्य इस शाही वंश को प्राप्त करने के लिए एक योग्य व्यक्ति को ढूंढना था। चाहे मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते वह व्यक्ति पर्याप्त रूप से योग्य हो। लेकिन दुख की बात है कि जिस भाग्यशाली व्यक्ति का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसके पास मेरे शाही वंश से भी अधिक शक्तिशाली कुछ था। मेरी शाही वंशावली तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी और तुम्हारे शरीर में मौजूद चीज़ मेरी वंशावली को प्रवेश करने भी नहीं देगी। हालांकि वे दोनों मेरी शाही वंश परंपरा चाहते हैं, पर वे इसके लिए योग्य नहीं हैं।
बोलते समय उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई, फिर उसने आह भरते हुए कहा, मैंने बड़ी सावधानी से यह संरचना बनाई, अपनी आत्मा का एक अंश इसमें त्याग दिया और कई हजार वर्षों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। अंततः वह व्यक्ति आया जो मेरी संरचना को भेदने में सक्षम था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए मेरी शाही वंशावली उसके शरीर के लिए उपयुक्त नहीं थी। कितना दुखद, कितना दर्दनाक। जो भी हो, चूंकि तुम ही हो जिसने इस बाधा को तोड़ा है, और चूंकि तुम्हारे दिल में दूसरों को खुश करने की भावना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी अंतिम चेतना का उपयोग करके शाही वंश को तुम्हारे मित्र के शरीर में प्रवेश कराऊंगा। लेकिन मेरा शाही वंश केवल एक ही व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। तुम दोनों में से केवल एक को चुन सकते हो। तुम्हें निर्णय लेना होगा। विक्रांत। ये निर्णय लेना कठिन नहीं था, इसलिए रुद्र ने अपनी निगाहें विक्रांत की ओर घुमाईं। जूनियर विक्रांत सीनियर को प्रणाम करते हैं। विक्रांत तुरंत आगे बढ़े, घुटने टेककर प्रतिमा को प्रणाम किया। विक्रांत, है ना? तो फिर हम दिलचस्प रूप से रिश्तेदार हैं। विक्रांत का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर दिख रही नाराजगी काफी हद तक कम हो गई। रुद्र को अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए उसने विक्रांत से कहा, लड़के, तुम्हारा भाई वाकई बहुत अच्छा है। हम बोलने के बाद उस आदमी की आकृति चमक उठी, एक चमकदार सुनहरी रोशनी की लकीर में बदल गई और सीधे विक्रांत की छाती में जा घुसी। जब रक्त उसके शरीर में प्रवेश कर गया तो विक्रांत ने तुरंत एक दर्दनाक चीख निकाली। यह एक बहुत ही जोरदार चीख थी, जो किसी मरते हुए सुअर के विलाप से भी कहीं अधिक कष्टदायक थी। लेकिन इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। शाही वंश के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद हर कोई ये देख सकता था कि उसके पूरे शरीर में आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यह एक अच्छा बदलाव था। उसके माथे पर अंकित राजसी चिन्ह न केवल धुंधला और फीका नहीं रहा, बल्कि अत्यंत चमकीला हो गया। अंततः ये राजसी से शाही चिन्ह में बदलने लगा। जैसे ही वह शब्द बदला, विक्रांत का पूरा व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया। यहाँ तक कि उसकी आभा भी तेजी से बढ़ने लगी। ये परिवर्तन कुछ समय तक बना रहा, फिर धीरे धीरे समाप्त हो गया। जब विक्रांत के शरीर में परिवर्तन रुका, तब तक उसकी आभा 2 स्तर ऊपर उठ चुकी थी। वास्तव में ये जय के समान थी, स्वर्ग क्षेत्र का 8वां स्तर। भाई विक्रांत, शाही वंश प्राप्त करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। अब लगता है कि आपकी बराबरी करने की बारी मेरी होगी। हाँ, जय ने आगे बढ़कर विक्रांत को बधाई दी। भाई विक्रांत, बधाई हो, बधाई हो। राधिका और माया भी बधाई देने के लिए आगे बढ़ीं। शाही वंश पूर्वी सागर क्षेत्र में आप ही इकलौते व्यक्ति होंगे जिनके पास यह वंश है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य। अगर यह बात सबको पता चल जाए तो आपको अकादमी से निश्चित रूप से बहुत सारे संसाधन मिलेंगे। लेकिन साथ ही आप पूर्वी समुद्री क्षेत्र में वंशानुगत रक्त रेखाओं वाले कबीलों द्वारा शिकार किए जाने वाले व्यक्ति भी बन जाएंगे, क्योंकि वे हमेशा आपकी शाही रक्त रेखा को पाने की इच्छा रखते हैं। तो सहस्राब्दी प्राचीन शहर में आपको शाही वंश प्राप्त होने के मामले में इस पर अच्छी तरह से विचार करना सबसे अच्छा है। इसे घोषित करना है या गुप्त रखना है, इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। त्रिशिता भी पास आ गईं, लेकिन उन्होंने उन्हें बधाई नहीं दी, बल्कि उन्हें याद दिलाया। त्रिशिता की बातें सुनकर विक्रांत की भौहें तन गईं, क्योंकि वास्तव में इसके अपने फायदे और नुकसान थे। चूंकि ऐसे लोग हैं जो आप पर संसाधन लगाने को तैयार हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। अन्यथा क्या यह एक अवसर की बर्बादी नहीं होगी? इसके अलावा 4 सीज़ अकादमी मूर्ख नहीं है। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, उन्हें ये घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उनकी अकादमी में शाही वंश का कोई शिष्य है, क्योंकि इससे केवल घृणा ही आकर्षित होगी। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक 4 सीज़ अकादमी में थोड़ी सी भी बुद्धि है, वे चुपके से मेरे भाई विक्रांत को विकसित करते रहेंगे। इसके अलावा अगर यह बात सबको पता भी चल जाए, तो जब तक वह 4 सीज़ अकेडमी के अंदर सुरक्षित रूप से साधना करता रहेगा, कौन सा कुल 4 सीज़ अकेडमी में आकर परेशानी खड़ी करेगा? ठीक उसी क्षण रुद्र ने ये शब्द कहे। उनके शब्दों ने विक्रांत के मन की चिंता दूर कर दी और उसे एक सही रास्ता दिखा दिया। भाई विक्रांत, क्या आपका शरीर इसके अनुकूल हो गया है? क्या आपको कहीं कोई असुविधा महसूस हो रही है? भविष्य की चिंताओं की तुलना में रुद्र को विक्रांत की वर्तमान स्थिति की अधिक चिंता थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। बड़े भाई रुद्र, आपने मुझ पर जो महान कृपा और दया दिखाई है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। आप मुझसे जो भी करने या बनने को कहें, मैं। अगर तुम भाई हो तो ऐसी बातें मत बोलो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। विक्रांत को अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुद्र ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने विक्रांत की मदद इसलिए की थी क्योंकि उनके बीच भाईचारा था, न कि इसलिए कि उसने उससे विनती की थी। जूनियर रुद्र, आपने जो कहा है उससे तो यही लगता है कि उसे 4 सीज़ अकेडमी के सामने अपने पत्ते खोल देने चाहिए। लेकिन उन्हें क्या कहना चाहिए? जय ने आगे बढ़कर पूछा। ये तो बहुत आसान है।
आपको बस सच्चाई को थोड़ा सा बदलना है और हम सब एक ही बात कहेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि इस मामले को फोर सीज एकेडमी के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना होगा। रुद्र ने विक्रांत की ओर देखा और पूछा, क्या आपको लगता है कि आपका प्रशिक्षक भरोसेमंद है? हाँ, मेरे प्रशिक्षक मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वे पूरी तरह से मेरे भरोसे के लायक हैं, विक्रांत ने उत्तर दिया। तो बहुत बढ़िया, इस जगह से निकलते ही तुरंत अपने प्रशिक्षक को ये बात बता देना। साथ ही ऋषभ और बाकी लोगों के बारे में भी हमें कोई बहाना ढूंढना होगा। इसके बाद रुद्र ने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जो इस बात का थोड़ा विकृत रूप थी कि विक्रांत ने सहस्राब्दी प्राचीन शहर के भीतर शाही वंश कैसे प्राप्त किया और ऋषभ और अन्य लोगों को दुर्भाग्य का सामना कैसे करना पड़ा, जिससे उनके संबंध को उच्चतम स्तर तक शुद्ध कर दिया गया। त्रिशिता ने देखा कि रुद्र, जो यहाँ लगभग सबसे छोटा था, कितनी सावधानी से सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था और उनकी रीढ़ की हड्डी बन गया था। ये देखकर उसकी आंखों में एक जटिल भाव उभर आया। उसने पाया कि रुद्र वाकई बहुत प्रभावशाली था। उसकी शारीरिक शक्ति के अलावा उसके विचार भी उससे कहीं अधिक उन्नत थे। वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की कही बात को भी नहीं भूलेगी। रुद्र के शरीर के भीतर शाही रक्त से भी अधिक शक्तिशाली कुछ मौजूद था। इसके बाद रुद्र और अन्य लोग चले गए। जब वे राक्षसी जानवरों के शवों से भरे महल में लौटे तो उन्होंने देखा कि बंद निकास द्वार अब खुला हुआ था। हालांकि जब वे सहस्राब्दी प्राचीन शहर के केंद्र से निकलकर खंडहर हो चुके प्राचीन शहर में लौटे तो उन्होंने पाया कि स्पिरिट फॉर्मेशन कुंजी से खोला गया विशाल द्वार बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा के लिए खुला ही रहेगा। ये रुद्र की भविष्यवाणियों से मेल खाता था। उसने पहले ही सोच लिया था कि यह बंद नहीं होगा, इसलिए उसने विक्रांत से शाही वंश प्राप्त करने के बारे में बात करने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह जानता था कि इसे छिपाया नहीं जा सकता। रुद्र ने अपने पहले से बुने हुए झूठ में अंदर घटी हर बात को भी शामिल कर लिया था। जब रुद्र और अन्य लोगों ने सहस्राब्दी प्राचीन शहर छोड़ा और फोर सीज अकादमी को अपनी तैयार की गई चाल के बारे में बताया तो फोर सीज अकादमी के उच्च अधिकारी चौंक गए। उन्होंने तुरंत शीर्ष श्रेणी के वरिष्ठों का एक समूह गठित किया और गहन जांच के लिए सहस्राब्दी प्राचीन शहर में भेजा। उस समय विशालकाय जानवरों के शवों से भरे महल के भीतर लगभग 100 शक्तिशाली फोर सीज अकेडमी के बुजुर्ग महल में भरे हुए विशाल शरीरों को देखकर अचंभित रह गए। बुजुर्गों के मुखिया 10 दिव्य प्रशिक्षकों के मुखिया कालिज्ञ थे। प्रभु कालिज्ञ, उन शिष्यों ने कहा कि यहाँ के विशालकाय राक्षसों को एक ही चेतना ने मार डाला। क्या आपको लगता है कि यह सच है? कुछ निरीक्षण करने के बाद सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक बुजुर्ग ने कालिज्ञ से मार्गदर्शन मांगते हुए कहा। यद्यपि वह और उनके साथ के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी फोर सीज अकादमी में सर्वोच्च पद और शक्ति रखते थे, फिर भी कालिज्ञ के समक्ष खड़े होने पर उन्हें अपना सिर झुकाना ही पड़ता था। सभी मामलों में अंतिम निर्णय कालिज्ञ का ही होता था। इस सहस्राब्दी प्राचीन शहर का केंद्र कई वर्षों से बंद था, लेकिन उन बच्चों की वजह से यह खुल गया है। यहाँ वास्तव में क्या हुआ यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चे बच गए हैं उनका सावधानीपूर्वक विकास किया जाना चाहिए। और हाँ, ये सारी जानकारी गोपनीय है। अकादमी प्रमुख के अलावा किसी और को इसके बारे में मत बताना। अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी यह जानकारी लीक की है तो मैं उसे मौत की सजा दूंगा, कोई रियायत नहीं। कालिज्ञ ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसकी आवाज़ में इतना दबदबा था कि सभी को उसकी बात माननी पड़ी। जी महाराज, कौन सा वरिष्ठ व्यक्ति कालिज्ञ के आदेशों का उल्लंघन करने का साहस करेगा? सभी ने निडर होकर उत्तर दिया और दृढ़ता से याद रखा कि वे इससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं फैला सकते, अन्यथा उनकी निश्चित रूप से बहुत बुरी मृत्यु होगी। रुद्र और बाकी लोग सहस्राब्दी प्राचीन शहर में घट रही घटनाओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और बीते दिनों में वे भी पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए वे सभी अपने अपने रिहायशी इलाकों में लौट गए। चूंकि फोर सीज अकादमी उनका घर नहीं था, इसलिए फोर सीज अकादमी के शिष्य होने के नाते उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, वे दूसरों के इलाकों में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे, इसलिए उन्हें अपने अपने घरों में लौटना पड़ा। जहाँ तक रुद्र की बात है, जिसके पास कालिज्ञ का बैज था और जिसे घूमने फिरने की सबसे अधिक स्वतंत्रता थी, उसके पास आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह कालिज्ञ के निवास की ओर चल पड़ा। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वह उस वरिष्ठ व्यक्ति को धन्यवाद दे सके जिससे उसकी मुलाकात संयोगवश हुई थी, और उसकी एक विनती भी थी। रुद्र कालिज्ञ के घर पहुंचा लेकिन पाया कि वह वहां नहीं था। हालांकि उनके दरवाजे पर एक नोट लटका हुआ था। उस पर लिखा था, अगर रुद्र मिलने आए तो कृपया कुछ घंटों तक इंतजार करें। हालांकि रुद्र को नहीं पता था कि कालिज्ञ कहाँ गया है। कालिज्ञ को अच्छी तरह पता था कि रुद्र उससे मिलने आएगा। चूंकि कालिज्ञ ने उसे इंतजार करने को कहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे कालिज्ञ से एक निवेदन था। इसलिए वह पालथी मारकर बैठ गया और कालिज्ञ के साधारण घास के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगा। हालांकि यह इंतजार कुछ घंटों जितना आसान नहीं था।
रुद्र ने पूरी रात, सुबह तक, फिर दोपहर तक, फिर शाम तक इंतजार किया, लेकिन कालिज्ञ अभी तक नहीं लौटा था। फिर भी रुद्र बिल्कुल नहीं हिला। उसने कालिज्ञ का इंतजार करने की कसम खाई थी, इसलिए वह नहीं गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कालिज्ञ से एक अनुरोध करने के बाद वह फोर सीज एकेडमी छोड़ने की तैयारी कर रहा था। यद्यपि 4 रक्षकों के 3 शिष्यों के साथ होने वाली निर्धारित लड़ाई में अभी कुछ दिन शेष थे, फिर भी वह निश्चित नहीं था कि वह लड़ाई वास्तविक है या नकली। इसलिए बेहतर होगा कि वह जल्द से जल्द वहां जाकर स्थिति का जायजा ले। इसी वजह से उसने कालिज्ञ से मिलने, फिर राधिका और अन्य लोगों से मिलने और फिर फोर सीज एकेडमी छोड़ने की तैयारी की। हाँ, माफ करना रुद्र, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे, इसलिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। अचानक रुद्र के पीछे से एक शर्मिंदा करने वाली आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो वो कालिज्ञ था। इससे रुद्र थोड़ा हैरान हो गया। अपनी मौजूदा ताकत के बावजूद कालिज्ञ बिना कोई आवाज़ किए और बिना उसे पता चले उसके पीछे प्रकट हो गया। इससे पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी में वाकई काफ़ी ताकत थी। वरिष्ठ कालिज्ञ, आप सचमुच बहुत विनम्र हैं। मुझे वास्तव में ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रुद्र जल्दी से खड़ा हुआ और कालिज्ञ को प्रणाम किया। जब से कालिज्ञ ने सहस्राब्दी प्राचीन शहर के बाहर उसकी मुसीबत में मदद की थी, रुद्र के मन में कालिज्ञ के प्रति सम्मान काफ़ी बढ़ गया था। क्या तुम सहस्राब्दी प्राचीन शहर छोड़ने के तुरंत बाद इस जगह पर नहीं आए थे? कालिज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह रुद्र की चालों को पहले ही समझ चुका हो। रुद्र थोड़ा अवाक रह गया। उसे लगा कि कालिज्ञ को कुछ बातें पता हैं। हाँ, रुद्र, तुम्हें मुझसे कोई काम होगा, है ना? कालिज्ञ ने सीधे सीधे कहा। रुद्र और दूसरों के प्रति उसके रवैये में आसमान और ज़मीन की तरह ज़बरदस्त अंतर था। वरिष्ठ, हमारी मुलाकात महज संयोगवश हुई, लेकिन आपने जो सहायता की है उसका मैं कभी भी एहसान नहीं चुका सकता। मैं आज यहाँ मुख्य रूप से आपको धन्यवाद देने आया हूँ, वरिष्ठ। भविष्य में यदि आपको किसी भी काम में मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं आपके एहसानों का बदला चुकाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। रुद्र ने ये कहते हुए कालिज्ञ को एक बार फिर प्रणाम किया। यह उनके दिल से निकली कृतज्ञता थी। हाँ, अगर तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो ये बहुत आसान है। बस मेरे शिष्य बन जाओ, कालिज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये शब्द सुनकर रुद्र का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तार्किक रूप से देखा जाए तो अपनी शक्ति के बल पर कालिज्ञ रुद्र का गुरु बनने के योग्य था। साथ ही कालिज्ञ ने रुद्र पर कृपा दिखाई थी, इसलिए उसे गुरु बनाना वर्जित नहीं था। आखिरकार एक व्यक्ति के कई स्वामी होना कोई कुकर्म या अनैतिक कार्य नहीं था। जब तक स्वामी की इच्छा थी तब तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रुद्र को नए गुरुओं को यूं ही नियुक्त करना पसंद नहीं था। उनके लिए गुरु का अर्थ असाधारण और महत्वपूर्ण होता था। कोई यूं ही नए गुरु को नियुक्त करने का निर्णय नहीं ले लेता था। हाँ, ठीक है, मैं आपके लिए मुश्किलें पैदा नहीं करूँगा। सुनो, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुमने मुझ पर अच्छा प्रभाव छोड़ा है। मैंने ये स्वयं चुना, मैंने ये पूरी तरह स्वेच्छा से किया, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच सच जवाब दे सकते हैं? कालिज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ कालिज्ञ, कृपया पूछें, रुद्र ने कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सहस्राब्दी प्राचीन शहर के भीतर वास्तव में क्या हुआ था? चिंता मत करो, मैं इसे गुप्त रखूंगा। बस मुझे धोखा खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि असल में क्या हुआ था, कालिज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि झुर्रियों से घिरी उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की झलक थी। वरिष्ठ, यदि आप कोई और होते तो मैं सचमुच सच न बोलने की तैयारी कर लेता, लेकिन आपसे मुझे इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुद्र ने वास्तव में यहाँ आने से पहले ही सच बोलने की तैयारी कर ली थी। इसके बाद रुद्र ने कालिज्ञ को सहस्राब्दी प्राचीन शहर में घटी हर बात विस्तार से बताई, जिसमें यह भी शामिल था कि ऋषभ और अन्य लोगों की हत्या उसी ने की थी और सहस्राब्दी प्राचीन शहर में मौजूद संरचनाओं को उसी ने सुलझाया था। उसने लगभग कुछ भी नहीं छिपाया, सिवाय इसके कि उसने अपने शरीर में मौजूद दिव्य बिजली का इस्तेमाल करके शाही वंश को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रुद्र के लिए दिव्य बिजली का रहस्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, रुद्र नहीं चाहता था कि बाहरी लोगों को इसके बारे में पता चले। रुद्र की कहानी सुनने के बाद कालिज्ञ के चेहरे पर थोड़ी हैरानी छा गई। रुद्र को देखते ही उसकी निगाहें प्रशंसा से भर उठीं। काफी देर बाद उसने कहा, अचानक ही सही, तुम्हारी क्षमताएं मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हैं। तुमने अपनी शक्ति से ही सहस्राब्दी प्राचीन शहर की संरचनाओं को खोल दिया और अपने मित्र को शाही वंश प्राप्त करने में भी मदद की। आप सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, मैं बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन दुख की बात है कि आप मुझे अपना गुरु मानने को तैयार नहीं हैं। खैर, मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है दूसरों को मुश्किल परिस्थितियों में धकेलना। सीनियर कालिज्ञ, समझने के लिए धन्यवाद।
बात बस इतनी सी है, मेरे भाई विक्रांत के पास इस समय शाही वंश है और मुझे डर है कि दूसरे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वरिष्ठ कालिज्ञ, आशा है कि आप उसका थोड़ा ध्यान रख सकेंगे, रुद्र ने निवेदन करते हुए कहा। यही वह बात थी जो वह कालिज्ञ से पूछना चाहता था। चिंता मत करो, क्योंकि वे तुम्हारे दोस्त हैं, तुम कुछ न भी कहो, मैं फिर भी उनका ख्याल रखूंगा। चाहे वे दोनों लड़के हों या वे दोनों लड़कियां, जब तक मैं कालिज्ञ यहाँ हूँ, फोर सीज एकेडमी में कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इस विषय पर वास्तव में एक व्यक्ति है जो आपके एक मित्र के प्रति दुर्भावना रखता है। मुझे आश्चर्य है, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए यह मामला सुलझा दूं, या आप स्वयं इसे संभालेंगे? कालिज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ कालिज्ञ, मेरे मित्र को नुकसान पहुंचाने की योजना कौन बना रहा है? कृपया मुझे बताएं। ये शब्द सुनते ही रुद्र का दिल घबरा गया और उसने तुरंत एक सवाल पूछा। यह एक बदतमीज लड़का है जिसकी नसें आसमान छू सकती हैं। न सिर्फ उसे पश्चाताप करना नहीं आता, बल्कि वह नफरत से भरा हुआ है और माया नाम की लड़की पर बुरी नज़र रखने की योजना बना रहा है। जहां तक बात है कि वह कौन है, मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह उस लड़की के घर भी पहुंच चुका होगा, कालिज्ञ ने कहा। वरिष्ठ महोदय, चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। रुद्र का चेहरा, जो आमतौर पर शांत रहता था, अनायास ही बदल गया। उसके माथे से पसीना तुरंत टपकने लगा और बिना कुछ और कहे वह मुड़कर जाने की तैयारी करने लगा। कालिज्ञ की बातों से उसे पहले ही पता चल गया था कि मामला कितना गंभीर था। माया पर दौरे डालने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से अर्णव था। उसे याद आया कि अर्णव और ऋषभ एक ही स्तर के लोग थे, दोनों की सोच एक जैसी थी। और साथ ही अर्णव द्वारा माया को दी गई उस घिनौनी नज़र को याद करते हुए रुद्र को पूर्वाभास हो गया कि अर्णव कोई घिनौनी हरकत करने वाला है। वह स्पष्ट रूप से नर्म तरीके में विफल हो गया था और अब कठोर तरीका अपना रहा था। उस पल रुद्र सचमुच क्रोध की चरम सीमा पर पहुंच गया। माया त्रिशिता से अलग थी, वह उसकी मंगेतर थी। उसने उसे छुआ भी नहीं था, फिर भी अर्णव के मन में ये विचार आ रहे थे। यह अस्वीकार्य था और उसकी प्रचंड रक्तपिपासा अनियंत्रित रूप से बाहर निकल आई। अरे, अगर तुम ऐसे ही जल्दी करोगे तो शायद समय पर पहुंच भी न पाओगे। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कालिज्ञ ने रुद्र के घबराए हुए और गुस्से वाले चेहरे को देखकर हंसते हुए कहा, मानो उसे इसकी उम्मीद थी। जैसे ही उसने बात शुरू की, उसने अपनी बड़ी आस्तीन झटक दी और पलक झपकते ही रुद्र और वह गायब हो गए। माया का निवास स्थान ऐसी इमारतों से भरा हुआ था जो एक लड़की की पसंद के अनुरूप थीं। उस जगह का वर्णन करने के लिए केवल दो शब्दों की आवश्यकता थी, सुंदरता और कलात्मकता। उस समय छोटी सी सुंदरी माया अपने कमरे में बैठी थी। चूंकि उसके घर में सभी नौकरानियां महिलाएं थीं, इसलिए उसके वर्तमान कपड़े भी बहुत ही साधारण थे। गुलाबी रंग की लंबी स्कर्ट और ढीले ढाले कपड़ों ने न सिर्फ उसके बर्फ जैसे सफ़ेद कंधों को उजागर किया, बल्कि उसके गोल मटोल स्तनों का आधा हिस्सा भी दिखा दिया। ये कहना ही पड़ेगा कि माया वाकई बड़ी हो गई थी। उसकी छाती के सामने उभरे हुए सुगठित और गोल स्तन लगभग अपने मूल आकार में थे। अगर कोई पुरुष इसे देख ले तो उसका शरीर वासना से भर उठेगा और वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। सामान्यतया माया ऐसे खुले कपड़े नहीं पहनती थी। वह ऐसा केवल आराम करने की तैयारी करते समय ही करती थी, क्योंकि ढीले कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता था। लिटिल रेड, क्या आज कोई मुझसे मिलने आया था? माया ने अपने सामने खड़ी एक नौकरानी से पूछा। मालिक, आज आपसे मिलने कोई नहीं आया, नौकर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। वह अभी तक नहीं आया, है ना? माया की घुमावदार और पतली बाहें अनायास ही सिकुड़ गईं। तारों की नदी के समान मनमोहक उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। रुद्र ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वह अपने स्थान पर शांति से विश्राम करे और वह जल्द ही उससे मिलने आएगा। सहस्राब्दी प्राचीन शहर से अलग हुए एक दिन बीत चुका था, लेकिन रुद्र वापस नहीं लौटा था। इस वजह से वह चिंतित होने लगी थी। लेकिन और अधिक ध्यान से सोचने पर रुद्र के पास कालिज्ञ का बैज था और इसके अलावा उसने रुद्र की वर्तमान शक्ति भी देखी थी। फोर सीज अकादमी में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो रुद्र को नुकसान पहुंचा सके। परिणामस्वरूप वह पहले जितनी चिंतित नहीं थी और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही। उस जैसी बेचैन छोटी लड़की के लिए एक ऐसे प्रेमी का इंतजार करना जो अभी तक आया ही नहीं था, वास्तव में एक प्रकार का कष्ट था। लिटिल रेड, तुमने अगरबत्ती बदल दी? अचानक माया ने कुछ बार सूंघा, फिर नौकर से पूछा। मालिक, मैं? ये सवाल सुनकर नौकरानी का चेहरा एकदम बदल गया। वह न सिर्फ डर से कांप रही थी, बल्कि धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, मानो उसने कोई भयानक अपराध कर दिया हो। लेकिन जब माया ने नौकर को इस तरह व्यवहार करते देखा तो उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में अगरबत्ती मत बदलना, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी उठो। जैसे ही वह बोल रही थी, माया आगे बढ़ी और नौकर को खुद ऊपर खींचना चाहती थी। माया को अपने साथ इतना अच्छा व्यवहार करते देख नौकरानी की आंखों से आंसू बारिश की तरह बहने लगे।
रोते हुए उसने कहा, मालिक, मैंने आपको निराश किया है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो न केवल मेरी जान बचेगी बल्कि मेरे पूरे परिवार पर विपत्ति आ जाएगी। लिटिल रेड, क्या हुआ? क्या कोई तुम्हारे परिवार को तंग कर रहा है? कौन? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, माया ने गुस्से से पूछा। ये सुनकर उसकी भौहें तन गईं और उसे लगा कि उसकी नौकरानी को तंग किया जा रहा है। माफ़ करना, लेकिन लिटिल रेड न केवल जवाब देने को तैयार नहीं थी, बल्कि वह खड़ी भी नहीं होना चाहती थी। वह वहीं घुटनों के बल बैठी रही और चुपचाप रोती रही। माया को ये समझ नहीं आ रहा था कि लिटिल रेड के साथ आखिर हुआ क्या है, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। हालांकि माया आमतौर पर निर्मल स्वभाव की थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। अपने भीतर कुछ असामान्य महसूस होने पर उसने तुरंत कारण की खोज शुरू की। जल्द ही उसकी नज़र कमरे में जल रही अगरबत्ती पर पड़ी। झटका उसने हाथ फैलाकर अगरबत्ती उठाए और उसे अपने पास ले आए। ध्यान से देखने पर वह तुरंत क्रोधित हो उठी। हथेली से अगरबत्ती को नष्ट करने के बाद वह नौकरानी पर चिल्लाई, छोटी लाल, तुमने मुझे नशा दिया। माफ़ कीजिए। नौकरानी ने माया के आरोप का खंडन नहीं किया, बल्कि और भी जोर से रोने लगी। धिक्कार है। माया ने उस नौकरानी की परवाह करना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जहर उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है और वर्तमान में अंदर से समस्याएं पैदा कर रहा है। उसने पहले विषनाशक दवा ली, फिर झटपट कमरे का दरवाजा खोला। वह बाहर निकलकर मदद मांगना चाहती थी, लेकिन जैसे ही माया ने दरवाजा खोला, वहां एक आदमी खड़ा था। उसने न केवल उसका रास्ता रोका, बल्कि अपनी घृणित निगाहों से उसे घूर भी रहा था। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? माया उस व्यक्ति को देखकर बहुत हैरान हुई। पीछे हटते हुए उसने अपनी स्कर्ट ठीक की और अपने बर्फ जैसे सफ़ेद कंधों को ढंक लिया। वह व्यक्ति फोर्सीज एकेडमी का एक जाना माना नाम अर्नव था। माया को अर्नव से बहुत डर लगता था। उसने उसके प्रति स्नेह व्यक्त किया था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उसे अस्वीकार कर दिया था। फिर भी अर्नव ने निर्लजतापूर्वक अपना कबूलनामा जारी रखा। इससे माया बहुत मुश्किल स्थिति में आ गई, क्योंकि फोर्सीज एकेडमी में उसकी स्थिति और रुतबे के कारण उसका गुरु भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। उसे बार बार यह सब सहना ही पड़ा। उसकी क्षण उसे किसी अज्ञात पदार्थ से जहर दिया गया और अब अर्नव अचानक उसके घर में प्रकट हो गया। उसे जहर के बारे में किसी को सूचित करने का मौका भी नहीं मिला। उसे कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। हे मेरी प्यारी सी हसीना, आज तुमने जो कपड़े पहने हैं वे सचमुच बहुत आकर्षक हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आने वाला हूँ, इसलिए तुमने इतनी तैयारी की? माया को देखकर, जिसका चेहरा थोड़ा लाल था और आंखें थोड़ी स्तब्ध थीं, अर्नव की आंखों में न केवल चमक आ गई, बल्कि उसके मुंह के कोनों से लार भी बहने लगी। उसकी लचर निगाहें लगातार माया के पूरे शरीर पर घूम रही थीं। सीनियर अर्नव, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मुझे एक ज़रूरी काम है और मुझे जाना है। कृपया रास्ता दीजिए। माया ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो, और बोलते हुए मानो वह जबरदस्ती वहां से निकलना चाहती हो। आह मेरी प्यारी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें वहां ले जाऊं? लेकिन इतनी विस्तृत योजना के बाद अर्नव माया को कैसे जाने दे सकता था? उसने अपनी बाहें फैलाकर दरवाजे की पूरी चौड़ाई को घेर लिया। नौकर को देखते हुए उसने कहा, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? बाहर निकलो। याद रखना, किसी को अंदर मत आने देना। अगर किसी ने मेरे इस शुभ अवसर में खलल डाला तो तुम्हारे पूरे परिवार को मौत की सजा भुगतनी पड़ेगी। और नौकरानी ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह उठी और बाहर चली गई। झटका ये देखकर माया सब कुछ समझ गई। जैसा उसे शक था, अर्नव ने ही उसकी करीबी नौकरानी को धमकाया था, उसे माया को जहर देने के लिए मजबूर किया था, और अब वह माया पर अपना वार करना चाहता था। इसलिए माया तेजी से आगे बढ़ी और कमरे की खिड़की की ओर भागी। वह शेर के मुंह से बचना चाहती थी। धड़ाम, हालांकि वह स्पष्ट रूप से खिड़की तक पहुंच चुकी थी और बाहर का नजारा देख भी चुकी थी, फिर भी मानो किसी लोहे की दीवार से टकरा गई हो, माया उछलकर पीछे गिर गई और जमीन पर बुरी तरह से जा गिरी। मेरी सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगी? उसी क्षण अर्नव की निर्लज आवाज माया के पीछे से फिर से गूंजी। सिर घुमाते ही माया के चेहरे पर भाव पूरी तरह बदल गया। उसकी क्षण अर्नव ने अपने कपड़े उतार दिए थे और अपना नग्न शरीर उसके सामने प्रदर्शित कर दिया था। उस दृश्य को देखते ही माया ने तुरंत अपना सिर पीछे मोड़ लिया और देखने की हिम्मत नहीं की। वह गुस्से से चिल्लाई, अर्नव, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत की तो रुद्र तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हा, रुद्र, वो बदमाश जो कालिग्य के बैच पर निर्भर है। ऐसा लगता है कि आपके उसके साथ काफी करीबी संबंध हैं, लेकिन दुख की बात है कि आपका रुद्र आपको बचाने नहीं आएगा। अगर वह तुम्हें बचाने की हिम्मत भी करता है तो मैं उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी, और उसे मजबूर कर दूंगी कि वह देखे कि मैं तुम्हें कैसे नीचे धकेलती हूँ, जबकि मैं पूरी तरह से असहाय बनी रहूंगी।
मैं उसकी औरत को छीन लूंगा, वो क्या कर सकता है? कालिज्ञ के बिना वो खुद को क्या समझता है? वो मुझसे लड़ना चाहता है, अर्णव। वो इसके लायक नहीं। रुद्र, ये दो शब्द सुनते ही अर्णव का चेहरा भी तुरंत बदल गया, मानो उसके अंदर अतुलनीय घृणा और आक्रोश उमड़ रहा हो। चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रुद्र के बराबर हो? वह तुमसे 10 लाख गुना से भी ज्यादा ताकतवर है। नहीं, और स्पष्ट रूप से कहूं तो वह तो सभी मनुष्यों से परे एक व्यक्ति है, लेकिन तुम तो मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं हो। अर्णव को रुद्र के बारे में बात करते सुनकर माया तुरंत क्रोधित हो उठी। बाकी सब बातों की परवाह किए बिना उसने अर्णव को कोसना शुरू कर दिया। माया ने न केवल उस व्यक्ति का बचाव किया जिससे वह घृणा करता था, बल्कि उसने उसे इस तरह से कोसा भी। ये सब सुनकर आमतौर पर संकीर्ण सोच रखने वाला अर्णव भी क्रोधित हो उठा। लेकिन जब उसने माया की गोरी त्वचा को और भी लाल होते और उसकी छाती को तेजी से ऊपर नीचे होते देखा, तो उसने अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाया और यहाँ तक कि घमंड से खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर उसने बेशर्मी से कहा, मुझे श्राप दो, जितना हो सके मुझे श्राप दो। लगता है तुम सचमुच उसे पसंद करती हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आज से तुम मेरी हो जाओगी। अगर तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता है तो क्या हुआ? तुम्हारा शरीर तो मेरे लिए ही बना है। कैसा महसूस कर रही हो, छोटी माया? क्या तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है, बहुत खुजली हो रही है, बहुत कुछ पाने की इच्छा हो रही है? कोई बात नहीं, खुद को मत रोको। तुम्हारा भाई अर्णव तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तुम्हें मेरा शरीर चाहिए, क्या तुम सपना देख रहे हो? माया ने ठंडे स्वर में कहा। फिर अचानक उसने अपना हाथ उठाया और अपने सिर पर दे मारा। अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए वह आत्महत्या करने जा रही थी। धड़ाम। हालांकि माया के हाथ का स्पर्श उसके सिर तक पहुंचने से पहले ही अर्णव ने अपनी आस्तीन हिलाई और हाथ का स्पर्श माया के चेहरे पर पड़ा। इससे न केवल माया का आत्महत्या का प्रयास विफल हुआ, बल्कि वह हवा में उछल भी गई। माया के खूबसूरत चेहरे पर एक चमकदार लाल हथेली का निशान रह गया था, लेकिन इतना ही नहीं, उस शक्तिशाली बल के कारण उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद भी बह निकली। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो? कोशिश भी मत करो, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं बस यहीं इंतजार करूंगा। दवा का असर शुरू होते ही तुम खुद मुझसे भीख मांगोगे। हा हा हा। अर्णव बोलते बोलते ही कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने अपनी वासना को दबा लिया और पास ही लेटी माया को घूरते हुए उसके शरीर में मौजूद दवा के असर का इंतजार करने लगा। धमाका। लेकिन ठीक उसी क्षण बंद दरवाजा अचानक चकनाचूर हो गया। उसके तुरंत बाद एक व्यक्ति कमरे में घुस आया। तुम हो? नवोदित व्यक्ति को देखकर अर्णव दंग रह गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन है, रुद्र। रुद्र को देखते ही माया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उठकर उसकी बाहों में कूद पड़ी। उसका रोना सचमुच दुख से भरा हुआ था। छोटी माया, मुझे माफ करना, मैं देर से आया, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। रुद्र ने माया को बिस्तर पर लिटाया। जब उसने उसके चेहरे के किनारे पर हथेली का निशान और मुंह के कोने पर खून देखा तो उसका दिल दर्द से भर गया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और पुरुष को मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, माया ने दृढ़ता से कहा। छोटी माया, आराम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। रुद्र ने अपने हाथ से माया के मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा, फिर धीरे से उठा और पास खड़े अर्णव पर नजर डाली, जिसने अपने कपड़े उतार दिए थे और वह नग्न था। फिलहाल रुद्र देखने में बेहद शांत लग रहा था। चाहे उसका चेहरा हो या आंखें, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी और का ही व्यक्ति हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके शरीर में किस प्रकार का भयंकर क्रोध और रक्तपिपासा उमड़ रहा था। अगर कोई ऐसी चीज देख लेता तो एक अत्यंत बहादुर व्यक्ति भी पूरी तरह भयभीत हो जाता, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी बिखर जाती। अर्णव को तो जैसे कुछ गड़बड़ ही नहीं दिखी। उसने तुरंत अपनी विश्व आत्मावादी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए उस क्षेत्र को सील कर दिया। फिर उसने माया की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि रुद्र सच में आएगा। ये तो बिल्कुल सही है, मैं अपनी कही बात को सच कर दिखाऊंगा। मैं उसे घुटनों के बल बिठाऊंगी, फिर उसे तब तक देखने के लिए मजबूर करूंगी जब तक मैं तुम्हें अपने नीचे दबाकर कुचल दूंगी और वह कुछ भी करने में असमर्थ होगा। हा, अभी तुमने छोटी माया को किस हाथ से मारा? रुद्र ने अर्णव की चीखों को अनसुना करते हुए उदासीनता से कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कौन सा हाथ इस्तेमाल किया? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं न सिर्फ उसे मारूंगा बल्कि उसके ऊपर चढ़कर तुम्हारे सामने ही ऐसा करूंगा, अर्णव ने घमंड से कहा, मानो वह रुद्र के सामने शेखी बघार रहा हो। धमाका। हालांकि ठीक उसी क्षण रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर से प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ये 3 बिजली की चमक थी। 3 अलग अलग रंगों की बिजली इस समय रुद्र के शरीर के चारों ओर घूम रही थी। उसके बाल और कपड़े चारों ओर फड़फड़ा रहे थे और जोरदार आवाज कर रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रुद्र की वर्तमान आंखें अब मानवीय नहीं लग रही थीं।
वे 3 बिजली की रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं, जिससे वे निर्दयी जानवरों के समान प्रतीत हो रही थीं। रुद्र से एक अत्यंत भयावह आभा निकली। इसने तुरंत पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया और यहाँ तक कि अर्नव, जिसने रुद्र को शर्मिंदा करने की योजना बनाई थी और जिसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, उसका भी भाव पूरी तरह बदल गया। उसे अचंभित होकर रुद्र के शरीर में कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति दिखाई दी। रुद्र की आभा के आवरण के नीचे उसकी अपनी शक्ति भी पूरी तरह से दब गई थी। ठीक उसी क्षण उसने एक भ्रम देखा। उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में एक इंसान नहीं था, बल्कि एक अत्यंत निर्मम और अतुलनीय रूप से क्रूर राक्षस था। तुम हो क्या? अर्नव ने कांपती हुई आवाज में रुद्र की ओर इशारा करते हुए ये शब्द कहे। वह सचमुच डरा हुआ था। उसने रुद्र जैसा कोई व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। सच कहें तो उसके सामने खड़ा व्यक्ति तो बिल्कुल ही इंसान नहीं था। क्या ये वही हाथ था? अचानक रुद्र ने हरकत की। वह तुरंत अर्नव के सामने आ गया और इससे पहले कि अर्नव कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, रुद्र ने उसकी कलाई पकड़ ली। बस जिस क्षण रुद्र ने अर्नव की कलाई पकड़ी, उसी क्षण उसके शरीर से 3 बिजली निकलीं। वे अनगिनत बिजली के सांपों में बदल गईं और अर्नव की हथेली में घुस गईं। बिजली के झटके उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसके मांस को फाड़ने लगे, उसकी मांसपेशियों को चीरने लगे और उसकी हड्डियों को निगलने लगे। उसकी आंखों के सामने ही उसकी हथेली बुरी तरह से कट रही थी, चीर फाड़ रही थी और धीरे धीरे उसकी नज़रों से ओझल हो रही थी। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि जैसे जैसे उसका हाथ जल रहा था, उसे ऐसा दर्द महसूस हो रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह दर्द ऐसा था मानो लाखों कीड़े उसे कुतर रहे हों और अनगिनत तेज धार वाले ब्लेड उसे काट रहे हों। हर एक घाव उसके दिल को चीर रहा था और दर्द इतना बढ़ गया था कि वह मरने की कामना कर रहा था। हरामखोर, मुझे छोड़ दे। अर्नव घबरा गया। वह बुरी तरह घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति किसी भावनाहीन राक्षस के समान है। उसके सामने क्रूर यातनाएं आने वाली थीं, इसलिए उसने उस राक्षस की पकड़ से बचने के लिए जी जान से संघर्ष करना शुरू कर दिया। आखिरकार अर्नव ने रुद्र का हाथ झटक दिया, लेकिन कुछ कदम पीछे हटने से पहले ही उसे अपने कंधे में असहनीय दर्द महसूस हुआ। जब उसने रुद्र की ओर देखा तो अर्नव का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर खून का कोई निशान नहीं था और उसकी आंखों में असीम भय भरा हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि रुद्र की कलाई अभी भी उसके हाथ में थी। हालांकि वह कलाई उसके शरीर से जुड़ी नहीं थी, वह एक खून से लथपथ फटे हुए हाथ से जुड़ी थी। जब उसने पीछे मुड़कर अपने कंधे पर देखा तो खून तेजी से बह रहा था। बात यह नहीं थी कि उसने रुद्र से छुटकारा पा लिया था, बल्कि रुद्र ने ही उसका हाथ छीन लिया था। उसी क्षण उसके शरीर के चारों ओर बिजली उछलने लगी और लगातार भिनभिनाने की आवाजें करने लगी। उसके लंबे काले बाल बेतरतीब ढंग से लहरा रहे थे। तभी उसकी आंखें दिखाई देने लगीं। उनमें से निकलने वाली रहस्यमयी चमक 3 बिजली की चमक का मिश्रण थी। हालांकि उनकी आंखों से जो भाव निकल रहे थे वे थे निर्ममता और बेरहमी। रुद्र ने अर्नव की टूटी हुई बांह पकड़ी और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे अर्नव पूरी तरह से अचंभित रह गया। रुद्र ने अपना मुंह खोला, अपने भयानक दांत दिखाए और काट लिया। उसने अर्नव की फटी हुई बांह का एक बड़ा टुकड़ा काट कर अलग कर लिया और उसे अपने मुंह में चबाने लगा। रुद्र के मुंह से भारी मात्रा में खून बहने लगा, लेकिन ये रुद्र का खून नहीं था, यह अर्नव का खून था। रुद्र न केवल अर्नव के मांस और खून को चबा रहा था, बल्कि वह मुस्कुरा भी रहा था। वह किसी दुर्लभ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए एक खून के प्यासे राक्षस जैसा लग रहा था। तुम राक्षस! अर्नव के रोंगटे खड़े हो गए। अवर्णनीय भय की अनुभूति उसकी हड्डियों तक फैल गई। अपने जीवन में पहली बार उसे किसी व्यक्ति से इतना डर लगा था। बिना ज्यादा सोचे समझे वह मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण रुद्र ने अपना मुंह चौड़ा किया और खून से सना हुआ एक गोला बाहर निकला। यह अर्नव का मांस था जिसे वह अभी चबा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्र के मुंह से निकलने के बाद मांस के उस गोले में असाधारण बल था। एक अविनाशी तीर की तरह वह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा, अपने पीछे एक चमकदार लाल लकीर छोड़ता हुआ, और एक झटके के साथ अर्नव की छाती में जा घुसा। इतनी जबरदस्त ताकत से अर्नव जमीन पर गिर पड़ा और चीख उठा। जब उसने अपनी छाती पर नजर डाली और वहां एक बड़ा गड्ढा देखा तो वह डर के मारे लगभग रो पड़ा। अगर उसे पता होता कि उसके अपने हाथ के एक टुकड़े से वह गुहा छेदी गई है तो कौन जानता है कि उसे कैसा महसूस होता। धमाका! ठीक उसी क्षण रुद्र का वह हाथ जिससे उसने अर्नव की फटी हुई बांह पकड़ रखी थी कस गया और फिर एक धीमी सी आवाज के साथ अर्नव की बांह के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद रुद्र तेजी से कदमों से अर्नव की ओर बढ़ा, हाथ फैलाया और एक चीरने जैसी आवाज के साथ अर्नव की दूसरी बांह को जबरदस्ती फाड़ दिया। हालांकि असली आश्चर्य तो इसके बाद आया। रुद्र ने अपने हाथ से अर्नव की बांह को घुमाया, फिर उसे लहराते हुए अर्नव के चेहरे की ओर जोर से मारा। बम 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 इस तरह की तीखी आवाजें लगातार गूंजती रहीं। रुद्र अर्नव की हथेली से अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। इसके अलावा रुद्र बेहद क्रूर था।
कुछ ही थप्पड़ों में अर्णव का चेहरा खून से लथपथ हो गया था। कुछ और थप्पड़ों के बाद उसके चेहरे की त्वचा और खून भी छिल गया और केवल भयानक सफ़ेद हड्डियां ही बची रहीं। तुम्हें धिक्कार है, अगर तुमने ऐसा करना जारी रखा तो हिम्मत है तो मैं तुमसे नहीं डरती, अर्णव, जो पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी, उन्माद में चिल्लाए। पुची लेकिन ठीक उसी क्षण रुद्र ने पैर पटका। अर्णव का शरीर एक पल के लिए कांप उठा, फिर पूरी तरह जम गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रुद्र की छाप उसके जीवन की जड़ पर टिकी हुई थी, वह चीज़ जिसका इस्तेमाल उसने अनगिनत महिलाओं को अपवित्र करने के लिए किया था, और अब उसे रुद्र ने ही कुचल दिया था। नीचे की चीज़ के चपटे होने का एहसास होते ही अर्णव ने एक बार फिर चीख मारी। वह केवल दर्द की चीख नहीं थी, बल्कि उसके दिल से निकली क्रोध की चीख थी। वह सचमुच क्रोधित था। भले ही वह जानता था कि उसका सामना एक अत्यंत भयानक राक्षस से हो रहा है, लेकिन जिस चीज़ पर उसे गर्व था, उसके कुचल जाने के बाद उसका क्रोध भी उग्र रूप से फूट पड़ा। रुद्र, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा। मैं तुमसे जुड़े हर किसी को मार डालूंगा, वरना मैं अपने दिल में भरी नफरत को निकाल नहीं पाऊंगा। अर्णव के ये शब्द उसके दिल की गहराई से निकले थे। वह सचमुच रुद्र से नफरत करता था, और वह सचमुच रुद्र के पूरे परिवार को मार डालना चाहता था और उसके पूरे खानदान को मिटा देना चाहता था। लेकिन रुद्र अर्णव की धमकियों से जरा भी नहीं डरा। इसके बजाय उसने तिरस्कार भरी मुस्कान का हल्का सा संकेत दिया। गटकते हुए रुद्र के मुंह पर ठंडी मुस्कान देखकर अर्णव का पहले वाला अहंकार खत्म हो गया, क्योंकि तभी उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। रुद्र के सामने उसे घमंड करने का अधिकार ही कैसे था। उसे न केवल अपनी जान की चिंता थी, बल्कि अपने परिवार की जान की भी। उसकी आंखों के सामने एक असली राक्षस खड़ा था। जल्द ही अर्णव की दर्द भरी चीख फिर गूंजी, जिसमें मरने की उसकी इच्छा छिपी थी। लेकिन यातना तो अभी शुरू ही हुई थी। अर्णव की चीखें कितनी भी दयनीय क्यों न हो, उसे बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके द्वारा स्वयं बनाई गई आत्मा संरचना ने सब कुछ अवरुद्ध कर दिया था। लेकिन फिर भी महल के बाहर आकाश में कालिग्य बादलों के बीच खड़ा था। उसकी आंखें बेहद तेज थीं, यहाँ तक कि चील की दृष्टि से भी कहीं बेहतर। वह न केवल नीचे की हर चीज़ देख पा रहा था, बल्कि वह स्पिरिट फॉर्मेशन के पार भी देख सकता था, और रुद्र अर्णव के साथ जो कुछ भी कर रहा था, वह सब कुछ देख सकता था। उस पल उस रहस्यमय साधना विशेषज्ञ ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उनकी आंखों में थोड़ी चिंता झलक रही थी। काफ़ी देर बाद उन्होंने आह भरी। इस लड़के के शरीर में किस प्रकार की शक्ति है? ये सचमुच असीम रूप से गहरी और अथाह है। इसका असर उसके स्वभाव पर भी पड़ता है। क्या सचमुच उसके शरीर के अंदर कोई दानव मौजूद है? अगर वह भविष्य में सही राह पर चले तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर वह बुराई के रास्ते पर चला तो मुझे डर है कि इस दुनिया में रहने वाले सभी जीव किसी विपत्ति से नहीं बच पाएंगे। रुद्र को कालिग्य की जासूसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके दिल में इतना गुस्सा भरा था कि उसकी बुद्धि पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अर्णव में जीवन के कोई लक्षण नहीं बचे थे, फिर भी वह रुका नहीं। रुद्र, दर्द भरी आवाज़ सुनाई देने पर ही रुद्र की आंखें चमक उठीं और अपनी पूर्व स्थिति में लौट आईं। छोटी माया। माया की आवाज़ सुनकर रुद्र को होश आया। उस समय रुद्र के शरीर पर बिजली का निशान दिखना बंद हो गया था और उसकी भयानक आभा भी गायब हो गई थी, लेकिन पहले की यादें अभी भी उसके मन में बसी हुई थीं। अभी क्या हुआ? मुझे उस बिजली की शक्ति तो मिली, लेकिन मेरा दिमाग भी प्रभावित हुआ। रुद्र ने अर्णव की ओर देखा, जिसकी दृष्टि असहनीय थी, और वह चिंतन में डूब गया। रुद्र, ठीक उसी क्षण माया की आवाज़ फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार ये केवल पीड़ा ही नहीं थी, उसकी सांसें भी मोहक थीं और उसकी आवाज़ में भी आकर्षण था। कुल मिलाकर ये बेहद लुभावना था। अपना सिर घुमाते ही रुद्र भी गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नज़रें भी तुरंत एक चीज़ पर टिक गईं, क्योंकि माया, जिसे उसके सामने प्रस्तुत किया गया था, अपनी मोहक अवस्था के चरम पर थी। उस समय माया बिस्तर के सिरहाने पर आधी लेटी और आधी बैठी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा, उसकी आकर्षक आकृति, बेहद खूबसूरत, सचमुच बहुत ही खूबसूरत। लेकिन उससे भी ज़्यादा आकर्षक न तो उसका सुंदर चेहरा था, न ही उसका जोशीला शरीर, बल्कि वह आवाज़ थी जो वह इस समय निकाल रही थी। रुद्र टिल्ड, माया ने अपनी कोमल और चंचल आवाज़ में पुकारा। पल भर में रुद्र, जिसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, कांप उठा। उसके नीचे की वस्तु तुरंत ऊपर उठ गई। रुद्र मूर्ख नहीं था, उसने संकेतों को भांप लिया और स्पष्ट रूप से जान गया कि माया को नशा दिया गया है। इसके अलावा जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था और माया धीरे धीरे अपना आपा खो रही थी। वह नशे के प्रभाव में आ रही थी, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि माया वाकई बेहद खूबसूरत थी। आमतौर पर भोली और प्यारी दिखने वाली माया ने अब अपना मोहक अंदाज दिखाया। उसके आसपास का माहौल बिल्कुल अलग था। उस समय त्रिशिता की तुलना में माया 100 गुना से भी अधिक सुंदर थी। वह एक सच्ची सुंदरता थी, ऐसी सुंदरता जिसे एक नज़र देखने भर से ही लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थीं और चेहरे लाल हो जाते थे। सच कहें तो ये कहना सरासर बकवास होगा कि रुद्र ऐसे दृश्य से प्रभावित नहीं हुआ।
रुद्र के मन में सचमुच अपनी सारी प्रवृत्ति को त्यागने, अपने भीतर के हिंसक स्वभाव को बाहर निकालने और उस खूबसूरत हसीना को नीचे गिराने की तीव्र इच्छा हुई थी। हालांकि उसने किसी तरह थोड़ी समझदारी बनाए रखी। उसे अचानक राधिका से किया अपना वादा याद आ गया। माया से शादी करने से पहले वह उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। छोटी माया, जल्दी से इसे खा लो। इतना कहकर रुद्र ने न केवल अपने मन की इच्छा को दबाया, बल्कि उसने औषधि भी निकाली और माया के सामने रख दी। रुद्र के हाथ में विषनाशक देखकर माया ने काफी सहयोग दिखाया। उसने अपने गुलाबी होंठ खोले और उन्हें दांतों से दबा लिया। ये देखकर रुद्र को थोड़ी खुशी हुई। उसने सोचा, हालांकि छोटी माया की वर्तमान स्थिति त्रिशिता की तुलना में बदतर है, फिर भी उसमें कुछ समझदारी तो है। इससे माया को नशे से छुटकारा दिलाने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन जब माया का मुंह बंद हुआ तो रुद्र का दिमाग सुन्न हो गया। वह एक बार फिर वहीं काम पर था। जिस इच्छा को उसने बड़ी मुश्किल से दबा रखा था, वह फिर से उमड़ पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माया ने रुद्र के हाथ पर मौजूद विषनाशक दवा को निगलने के बजाय रुद्र की एक उंगली को काट लिया। उस एहसास ने उसे बेचैन कर दिया। उसके दिल में खुजली होने लगी। सच कहूं तो उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी। वह इसका विरोध नहीं कर सकता था, विशेषकर जब माया की आंखें दो सुंदर अर्धचंद्राकार आकृतियों में सिकुड़ गईं और इसके अलावा उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, तो इससे रुद्र के लिए सहन करना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन रुद्र आखिरकार अपनी बात का पक्का था। वह दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने दृढ़ता से इसे सहन किया और माया से कहा, छोटी माया, तुम्हें शांत रहना होगा। इस समय जहर तुम्हारे शरीर में फैल चुका है, इसीलिए तुम इस तरह व्यवहार कर रही हो। तुम्हें जहर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तुम्हें इसे अपने शरीर से बाहर निकालना होगा। शांत रहो, हंगामा मत करो। यह विषनाशक ले लो, ऐसा करने से ही मैं तुम्हारे शरीर से विष निकाल पाऊंगा। रुद्र की बातें सुनकर माया सचमुच खुलकर बोलने लगी। अपनी अर्धचंद्राकार आंखों से रुद्र को घूरते हुए उसने नखरे से कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसे अपने मुंह से मुझे खिलाना होगा, वरना मैं नहीं खाऊंगी। ये शब्द सुनकर रुद्र थोड़ा चौंक गया। वह थोड़ा असमंजस में था क्योंकि उसे पता नहीं था कि माया होश में है या नहीं। ठीक है रुद्र, माया ने मोहक और शर्माते हुए स्वर में रुद्र से हाथ मिलाते हुए कहा। ठीक है। रुद्र ने माया को इतनी मोहक रूप में देखकर दांत भींच लिए। उसने जहर की दवा अपने मुंह में डाली और फिर माया के गुलाबी होंठों को चूम लिया। पहले तो रुद्र सचमुच माया को वह एंटीडोट पिलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके होंठ माया के होंठों से छुए, इससे पहले कि वह एंटीडोट को माया के मुंह में डाल पाता, उसने महसूस किया कि कोई चिकनी और मुलायम वस्तु उसके मुंह में प्रवेश कर रही है। वाह, माया की मीठी जुबान थी। उस पर रुद्र सचमुच चिल्लाना चाहता था। जैसा कि उम्मीद थी, उसे धोखा दिया गया। माया ने तो एंटीडोट लेने की योजना ही नहीं बनाई थी। लेकिन रुद्र इतना भोला नहीं था। उसने वास्तव में इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। जब उसने माया के अनुरोध को स्वीकार किया तो उसने दो निर्णय लिए थे। पहली बात, यदि माया आज्ञाकारी रूप से विषनाशक ले लेती है तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी शक्ति से माया को ठीक कर देगा। दूसरा, अगर माया ने विषनाशक लेने की योजना नहीं बनाई थी जैसा कि वह इस समय कर रही थी, तो रुद्र आखिर किस जहर का इलाज कर रहा था? वह किस वादे का पालन कर रहा था? अगर कोई और होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यह उसकी पत्नी थी, उसकी मंगेतर, जो उससे बेहद प्यार करती थी और जिससे वह भी उतना ही प्यार करता था। चूंकि वह अपने प्रयासों में इतनी आगे बढ़ रही थी, इसलिए एक पुरुष होने के नाते अगर वह खुद को रोकता रहता तो यह उचित नहीं होता। इसलिए इस बात की परवाह किए बिना कि 3 गुना 7 21 होता है या नहीं, सच क्या है और झूठ क्या है, इसकी परवाह किए बिना उसने अपनी गर्दन एक तरफ घुमाए और माया के उलझे हुए होठों और कोमल जीभ से छुटकारा पा लिया। रुद्र की हरकत देखकर माया दंग रह गई। उसे लगा कि रुद्र को उसका ये काम पसंद नहीं आया, इसलिए उसे थोड़ी शर्मिंदगी और झिझक महसूस हुई। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। रुद्र ने थूका और जहर का असर जमीन पर गिरा दिया। फिर वह मुड़ा और माया को दोबारा देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और एक भूखे भेड़िए की तरह उसने माया के कोमल और मुलायम होठों को काट लिया। अपनी जीभ को माया की जीभ से उलझाते हुए वह पागलों की तरह चूसने लगा। उसी समय अपने शिकार पर झपटने वाले एक भयंकर बाघ की तरह उसने अपने शक्तिशाली शरीर का उपयोग करते हुए छोटी सी सुंदरी माया को अपने नीचे दबा लिया। उस क्षण कालिग्या अभी भी हवा में खड़ा था। उसकी निगाहें अभी भी उस कमरे पर टिकी हुई थी जिसमें रुद्र और माया थे। ये दृश्य देखकर उसे भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं और देखने या न देखने के बीच दुविधा में पड़ गया। अंत में उस रहस्यमय एक पैर वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक ऐसी दुष्ट मुस्कान दी जो उसकी वृद्धावस्था के अनुरूप नहीं थी। फिर उसने अपनी आंखें खोली और कमरे की ओर एक नज़र डाली। ये बदमाश बच्चा! हालांकि उसी क्षण कालिग्या गुस्से से भर उठा क्योंकि उसने हैरानी से देखा कि जब उसने अपनी आंखें बंद की तो रुद्र ने एक छलावरण संरचना बनाकर उसे और माया को पूरी तरह से छिपा लिया था। कालिग्या उन्हें देख ही नहीं पा रहा था। छलावरण संरचना बिछाने के बाद ही रुद्र का असली क्रूर स्वभाव प्रकट हुआ।
उसने माया की गुलाबी लंबी स्कर्ट पकड़ी और एक जोरदार आवाज़ के साथ उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। लंबी स्कर्ट को फाड़ने के बाद माया का कोमल और बर्फ जैसा सफ़ेद शरीर पूरी तरह से उसके सामने प्रकट हो गया। रुद्र का शरीर वासना से पहले ही उत्तेजित हो चुका था। उस क्षण उसने जरा भी संकोच नहीं किया। माया की स्कर्ट फाड़कर उसने अपने कपड़े भी उतार दिए, फिर माया पर झपटा और उसके परिपूर्ण शरीर से अपना फासला समेट लिया। आत्मा के उस स्वरूप के भीतर दो शरीर, एक मजबूत और एक कोमल, आपस में जुड़ गए। वे ऊपर नीचे लुढ़कते रहे, दाएं बाएं झूलते रहे और लगातार हौंफते रहे। इसके साथ ही दो शरीर पूर्णतया एक साथ जुड़ गए, लेकिन इस प्रकार विलय और प्रहार और भी अधिक तीव्र हो गया। कुछ देर तक एक दूसरे से भावुकतापूर्वक उलझने के बाद रुद्र ने छोटी सी सुंदरी माया को गले लगाया और गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि दोपहर हो चुकी थी, जब सूरज आसमान में काफी ऊपर था और तेज चमक रहा था। जब वह कल यहाँ आया था तब भी दोपहर का समय था, इसलिए इसका मतलब था कि अगला दिन था। जब रुद्र ने अपनी बाहों में बंद माया को देखा, जिसके चेहरे पर संतुष्टि और शांति के भाव थे और जिसकी आंखें बंद थीं, तो वह उसके मुलायम लंबे बालों को सहलाने से खुद को रोक नहीं पाया। एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का संबंध निभाने के बाद भोली भाली माया में अब एक ऐसी परिपक्वता आ गई थी जो पहले नहीं थी। शायद यही वह दौर था जब वह लड़की से स्त्री में परिवर्तित हो रही थी। उसी क्षण रुद्र अनायास ही मुस्कुरा उठा। उसे वह दृश्य याद आ गया जब वह पहली बार एजियो ड्रैगन स्कूल में माया से मिला था। उस समय माया, चाहे उसका रूप रंग कैसा भी हो या उसकी ताकत, हमेशा ऊंचे पद पर थी। इसके अलावा उसका स्वभाव भी गर्व से भरा था और वह एक ऐसी शख्सियत थी जिसके पीछे एजियो ड्रैगन स्कूल के अनगिनत शिष्य पड़े रहते थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता था। उस समय अगर कोई रुद्र को पीट पीट कर मार भी डालता तब भी उसे विश्वास नहीं होता कि वह लड़की एक दिन उससे प्यार कर बैठेगी और वह भी उस लड़की से प्यार कर बैठेगा। अचानक माया की लंबी बाहें 2 बार कांपी, फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। रुद्र को देखकर उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, रुद्र, तुम कब उठे? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं अभी अभी जागा हूँ। मैंने देखा कि तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो समय हो गया है। बाहर आसमान का रंग देखकर माया ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं, उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। क्या बात है, छोटी माया? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी बहन को इसके बारे में पता चल जाएगा? रुद्र ने पूछा। नहीं, मुझे अपनी बहन के पता चलने का जरा भी डर नहीं है। आखिरकार मैं तुम्हारी ही हूँ, देर सवेर। लेकिन बात बस वो अर्नव की है। बोलते हुए माया ने पास ही खून के बड़े तालाब की ओर इशारा किया। खून के उस तालाब पर मांस और खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी, अर्नव की। अरे यार, मैं तो इस आदमी के बारे में लगभग भूल ही गया था। उसी क्षण रुद्र अचानक उठा, अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और असीम शक्ति का एक विस्फोट हुआ जिसने अर्नव के शव को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। जमीन पर खून का एक भी निशान नहीं बचा था। मैंने वास्तव में उसे हमारे बीच के उस महान अवसर को देखने दिया। उसके लिए ये कितना अच्छा सौदा था, रुद्र ने अर्नव के शव को साफ करने के बाद दुर्भाग्य से कहा। रुद्र, तुम क्या कह रहे हो? वह तो पहले ही मर चुका था, तो वह हम दोनों को कैसे देख सकता था? वैसे अर्नव की मौत मेरे घर में हुई थी, इसलिए कोई स्पष्टीकरण देना मुश्किल होगा। आखिर वह, माया ने बहुत चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो भोली बच्ची, क्या तुम्हें पता है कि मुझे कैसे पता चला कि तुम खतरे में हो? रुद्र ने बोलते हुए माया को एक बार फिर गले लगा लिया। हाँ, आपको कैसे पता चला कि मैं खतरे में हूँ? क्या यह महज एक संयोग नहीं था? माया का चेहरा उलझन और जिज्ञासा से भरा हुआ था। ये कालिज्ञ था। जब अर्नव को उस समय अपमानित किया गया था तो वरिष्ठ कालिज्ञ ने सोचा कि वह इस मामले को यूं ही नहीं जाने देंगे, इसलिए अर्नव पर गुप्त रूप से नजर रखी जा रही थी। जब वह तुम्हारे साथ अनैतिक कृत्य करने ही वाला था तब वरिष्ठ कालिज्ञ को पहले से ही पता था। अगर मैं नहीं भी आता तो भी सीनियर कालिज्ञ तुम्हें बचा लेते। जब मैं अंदर आ रहा था तभी उन्होंने मुझे बता दिया था कि अर्नव की मौत का मामला वे संभाल लेंगे, रुद्र ने कहा। क्या ये फिर से सीनियर कालिज्ञ हैं? घटनाक्रम जानने के बाद माया के चेहरे पर भी कृतज्ञता के भाव थे, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए और रुद्र के आलिंगन में अपना चेहरा रगड़ने लगी और जिन हाथों से उसने रुद्र को पकड़ा था वे और भी कसकर पकड़ लिए। वह कालिज्ञ के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। वह जो कुछ भी कर रहा था उसका मकसद उसकी मदद करना नहीं था। ये सब वह रुद्र को सम्मान दिलाने के लिए कर रहा था। इसके बाद रुद्र कालिज्ञ से दोबारा मिलने गया, मुख्य रूप से उसे धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि अगर कालिज्ञ न होता तो उसकी मंगेतर सचमुच अपवित्र हो जाती। अगर ऐसा होता तो माया के स्वभाव के अनुसार वह निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाती और उसे भी दिल पर गहरा आघात लगता। हालांकि कालिज्ञ ने हमेशा की तरह रुद्र की रक्षा की। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह अर्नव का मामला संभाल लेगा और माया और रुद्र के लिए ये ठीक था कि वे ऐसा दिखावा करें जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है।
उसने रुद्र को यह आश्वासन भी दिया कि फोर सीज एकेडमी में कोई भी राधिका और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे रुद्र के मन में कालिज्ञ के प्रति असीम कृतज्ञता का भाव जागा। उसने निश्चय किया कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस विशेषज्ञ का किसी न किसी रूप में एहसान चुकाएगा, क्योंकि कालिज्ञ ने जो सहायता प्रदान की थी वह वास्तव में बहुत अधिक और बहुत महत्वपूर्ण थी। ऋषभ और अर्णव को हटाने के बाद राधिका और अन्य लोगों के लिए फोर सीज एकेडमी के भीतर अब कोई संभावित खतरा नहीं रह गया था। बची हुई एकमात्र प्रतिभाशाली शिष्या त्रिशिता थी, लेकिन रुद्र को विश्वास था कि वह राधिका और अन्य लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगी। इसके अलावा उसमें ऐसा करने का साहस भी नहीं होगा। कालिज्ञ को छोड़ दे तो फिलहाल शाही वंश का उत्तराधिकारी विक्रांत है। फोर सीज एकेडमी निश्चित रूप से उसके विकास में अपने सभी संसाधन लगाएगी। कालिज्ञ ने रुद्र को यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि अगर यह पहले हुआ होता तो फोर सीज अकादमी के 2 शीर्ष शिष्यों के चले जाने पर भारी हंगामा मच जाता। लेकिन अब हालात पहले से अलग थे। शाही वंश के स्वामी विक्रांत के साथ फोर सीज अकादमी को अब कमजोर लोगों पर अपने विकास को जोखिम में डालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब सभी का ध्यान विक्रांत पर केंद्रित था। रुद्र के कार्यों ने वास्तव में विक्रांत की बहुत मदद की। ये भी कहा जा सकता है कि रुद्र ने विक्रांत का भाग्य बदल दिया और यहाँ तक कि सभी का भाग्य भी बदल दिया। रुद्र ने अपने किए के बदले में कुछ नहीं मांगा। जब तक उसे यह पता था कि राधिका और बाकी लोग शांति से दिन गुजार सकते हैं, रुद्र को सुकून मिलता था। उसी दिन रुद्र ने भीड़ को विदाई देने के बाद फोर सीज एकेडमी छोड़ दी और तथाकथित पतित घाटी की ओर चल पड़ा। रुद्र ने बगल में स्थित पतित घाटी के बारे में थोड़ी पूछताछ की। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपनरात्रि दानव संप्रदाय का एक पूर्व भाग था। अपनरात्रि दानव संप्रदाय के भंग होने के बाद से यह क्षेत्र खाली पड़ा था। अब भी यहाँ कोई नहीं रहता था। कारण बहुत सीधा था। जब अपनरात्रि दानव संप्रदाय अस्तित्व में था, तब उसने पतित घाटी के बाहरी हिस्से में एक विशाल संरचना बनाई थी। यदि कोई उसमें प्रवेश करना चाहता था तो उसे उस संरचना से होकर गुजरना पड़ता था। संरचना के भीतर केवल विभिन्न यंत्र ही नहीं थे, बल्कि कई खूंखार और हिंसक जीव भी निवास करते थे। उस चट्टानी संरचना का नाम मृत्यु का पत्थरीला जंगल था। अपने नाम की ही तरह मृत्यु के पत्थर के जंगल में प्रवेश करने वालों का केवल मृत्यु ही इंतजार कर रही थी। जहां तक शक्तिशाली साधना करने वालों की बात है, हालांकि वे मृत्यु के पत्थर के जंगल से गुजर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो इसे पूरी तरह से नष्ट कर सके। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश साधकों के लिए मृत्यु का पत्थर वन एक ऐसी दुर्गम बाधा बन गया जो हमेशा पतित घाटी की रक्षा कर सकती थी। फलस्वरूप पतित घाटी अपनरात्रि दानव संप्रदाय के सबसे पूर्ण अवशेषों में से एक बन गई। तो यह है मौत का पत्थर का जंगल, है ना? कुछ देर यात्रा करने के बाद रुद्र अब एक काफी दूरस्थ क्षेत्र में पहुंच गया था। वहां इंसानों के नामो निशान भी नहीं थे और उसके सामने अलग अलग आकार और प्रकार के पत्थरों से बना एक जंगल था। छोटे पत्थरों की ऊंचाई 10 मीटर थी। बड़े पत्थर आकाश को छूते और बादलों को भेदते पर्वत शिखरों के समान थे। यह एक अत्यंत भव्य दृश्य था और सभी पत्थरों पर प्राचीन काल के प्रतीक उकेरे गए थे, जिससे वे न केवल अविनाशी थे बल्कि चमकदार भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह पत्थरों के विशाल जंगल के सामने खड़ा था तो रुद्र न केवल दहाड़ों की हल्की आवाजें सुन सकता था, बल्कि वह भीतर मौजूद घातक खतरों को भी महसूस कर सकता था। मृत्यु के पत्थर के जंगल में प्रवेश करने के बाद रुद्र को पता चला कि यह वास्तव में कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक बहुत विशाल संरचना थी जिसका आकार अभूतपूर्व था। कम से कम ये रुद्र द्वारा देखी गई सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक थी। हालांकि इसके अंदर मौजूद एक विशेष प्रकार का दबाव सहस्राब्दी प्राचीन शहर जैसा नहीं था, जहां ये लोगों की उड़ने की क्षमता छीन लेता था। फिर भी इसने उड़ने की क्षमता और व्यक्तिगत ताकत दोनों पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके अलावा हवा और जमीन पर अदृश्य तंत्र मौजूद थे। वे प्रवेश करने वालों पर बिना किसी चेतावनी के हमला कर देते थे। पथरीले जंगल में वास्तव में शक्तिशाली, खून के प्यासे खूंखार जानवर रहते थे। वे भारी संख्या में मौजूद थे और एक दूसरे का शिकार करते थे। उन्होंने जीवन का एक पूर्ण चक्र बना लिया था और आने वाले मनुष्य केवल उनके शिकार बनने का काम करते थे। वह जगह सचमुच ऐसी नहीं थी जहां से लोग शांतिपूर्वक गुजर सकें। कम से कम स्वर्गलोक में रहने वालों के लिए तो ऐसा करना बेहद मुश्किल था। जब तक कोई विशेषज्ञ मार्गदर्शक न हो, उस जगह को पार करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन रुद्र के लिए यह कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। उसने बड़ी आसानी से मृत्यु के पत्थर के जंगल को पार कर लिया। यही तो पतित घाटी है ना? जंगल से गुजरने के बाद रुद्र को लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसका कोई अंत नहीं था। धरती पर जंगल थे, नदियां थीं, विशाल पर्वत श्रृंखलाएं थीं। यहाँ तक कि आकाश भी नीला और बादल सफ़ेद लग रहे थे। जब आंखों ने इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने समेटा तो वह इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता को निहारने में भी समय नहीं लग रहा था। यह बिल्कुल एक चित्रकारी जैसा था। हालांकि इतनी विशाल दुनिया को मृत्यु के पत्थर के जंगल ने सील कर रखा था।
इतनी विशाल दुनिया को लगभग अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये स्पष्ट था कि मृत्यु का पत्थर का जंगल वास्तव में सरल नहीं था। इस जंगल से होकर गुजरने की कठिनाई को एक तरफ रखते हुए इतनी विशाल भूमि को सील कर पाना ही ये दर्शाता है कि सृष्टिकर्ता ने इस जंगल को बनाने में कितना परिश्रम किया है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य था। इसके बाद रुद्र और अंदर की ओर बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद ही उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। वे सभी बुजुर्ग थे, सभी मार्शल लॉर्ड थे। शुरू में वे आपस में बातें करते हुए मुस्कुराते हुए चल रहे थे, लेकिन रुद्र को देखते ही उनकी निगाहें तुरंत चौकन्नी हो गईं। उनकी सतर्क और निर्दयी निगाहों को देखकर रुद्र ने उनसे कुछ पूछने का विचार छोड़ दिया और उसके पास आगे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। रास्ते में रुद्र की मुलाकात कुछ और लोगों के समूहों से हुई और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे और भी अधिक लोग दिखाई देने लगे। रुद्र तभी रुका जब उसके सामने जमीन से सीधे आकाश की ओर उठने वाली एक आध्यात्मिक संरचना प्रकट हुई, क्योंकि वह संरचना बहुत शक्तिशाली थी। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई और उसने आकाश और पृथ्वी को इस प्रकार जकड़ लिया मानो दुनिया के एक हिस्से को पूरी तरह से अलग कर दिया हो। इसके अलावा उससे निकलने वाली आभा वास्तव में अविनाशी थी। यह ऐसी संरचना नहीं थी जिसे रुद्र तोड़ सके। दरअसल उस समय तक स्पिरिट फॉर्मेशन द्वारा पहले से ही कई लोगों को रोक दिया गया था। ये संभवतः पतित घाटी में इस समय पहुंचने योग्य सबसे गहरा क्षेत्र था। स्पिरिट फॉर्मेशन के बाहर लगभग सभी लोग स्थिर हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने 3 से 5 के समूह बनाए, कुछ ने दर्जनों के समूह बनाए और कुछ ने तो 100 से भी अधिक लोगों के समूह बनाए। उन लोगों ने हर संभव प्रयास किया। कुछ लोग शराब पी रहे थे और खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उनके द्वारा फेंके गए कचरे से पता चलता था कि वे यहाँ काफ़ी समय से रह रहे थे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा लोग अपनी अपनी जमीन की रखवाली कर रहे थे। वे बेहद सतर्क थे। अपने जान पहचान वालों के अलावा वे किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करते थे। वे चुपचाप किसी घटना का इंतजार कर रहे थे। रुद्र को उनकी बातचीत से ये भी पता चला कि वे इस स्थान पर 4 रक्षकों के शिष्यों की महिमा देखने आए थे। जिस तरह से हालात हैं उससे लगता है कि खबर सच होने की संभावना है, अन्यथा इतने सारे अलग अलग स्थानों से इतने सारे विशेषज्ञों का यहाँ आना असंभव होता। उस समय रुद्र की दृष्टि रेखा के भीतर सैकड़ों लोग दिखाई दिए और स्पिरिट फॉर्मेशन के विशाल आकार के कारण वह वर्तमान में इसके बाहरी कोने में ही था। संभवतः स्पिरिट फॉर्मेशन के बाहर कम से कम कई हजार लोग एकत्रित थे, शायद 10,000 से भी अधिक। इसके अलावा संभवतः कई लोग अभी तक प्रकट नहीं हुए थे और पत्थर के जंगल में छिपे हुए थे। इसलिए मोटे अनुमानों के अनुसार पतित घाटी में लोगों की संख्या कम से कम कई दसियों हजार तक पहुंच गई थी। इतने सारे लोगों को देखकर रुद्र को कोई चिंता नहीं हुई, बल्कि वह मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि इससे उसे लगा कि चारों रक्षकों के शिष्यों के बीच होने वाली सुनियोजित लड़ाई की खबर शायद सच है। नहीं, वास्तव में सही कहें तो ये तीनों रक्षकों के शिष्यों के बीच होने वाली सुनियोजित लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि वह चारों रक्षकों के मुखिया का शिष्य होने के नाते आने वाली लड़ाई में भाग लेने की योजना नहीं बना रहा था। इसके अलावा रुद्र को अन्य रक्षकों के शिष्यों के बारे में और पतित घाटी के मामलों के बारे में बहुत सी बातें समझ नहीं आती थीं। साथ ही यहाँ के लोग बहुत सतर्क थे और कई लोग बाहरी लोगों से बातचीत नहीं करते थे, इसलिए उनसे कोई भी जानकारी प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में रुद्र के पास अपनी सुनने की शक्ति बढ़ाने और दूसरों की बातचीत को छुपकर सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह देखना चाहता था कि क्या वह उनके शब्दों से कुछ बातें समझ सकता है। कहावत है, दृढ़ निश्चयी लोगों को प्रयास से निराशा नहीं होती। कुछ बातें सुनने के बाद रुद्र को आखिरकार कुछ और बातें पता चलीं। भ्रष्टखड़ के 4 रक्षक कर्णवीर, ध्रुवराज, घोरेश और रणधीर थे। उन रक्षकों के पास अत्यंत शक्तिशाली शक्तियां थीं और वे सभी बहुत बूढ़े थे, लगभग सभी 100 वर्ष से अधिक आयु के थे, विशेष रूप से ध्रुवराज। कहा जाता है कि वह 300 वर्षों से अधिक जीवित रहा था। वह सचमुच एक बूढ़ा दानव था। कर्णवीर के अलावा क्रिपलिंग नाइट डेमन सेक्ट के भंग होने से पहले अन्य 3 रक्षकों को पहले ही ऐसे शिष्य मिल चुके थे जिनसे वे संतुष्ट थे। ध्रुवराज के शिष्य अग्रिम, घोरेश के शिष्य व्योमराज, रणधीर के शिष्य शंकरेश। चारों रक्षकों का स्वभाव अहंकारी था और वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। शिष्यों का चयन करते समय वे बहुत कठोर होते थे, इसलिए उनके शिष्य बनने का अर्थ था कि वे स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के बीच ड्रैगन थे, प्रतिभाओं में भी प्रतिभावान। अग्रिम, व्योमराज और शंकरेश ने वाकई निराश नहीं किया। कम उम्र में ही उन्होंने दूसरों से कहीं अधिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। उनकी प्रगति की गति अत्यंत तीव्र थी और उन्हें असाधारण प्रतिभावानों के रूप में सराहा गया। लेकिन दुख की बात है कि क्रिपलिंग नाइट डेमन सेक्ट के भंग होने के बाद ध्रुवराज, घोरेश और रणधीर तीनों अपने अपने शिष्यों को लेकर इस दुनिया से विदा हो गए। मानो वे पूरी तरह गायब हो गए हों। उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली और इतने समय में उन्होंने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया।
समय के मोटे अनुमान के अनुसार तीनों प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जो कि उस व्यक्ति से थोड़ी अधिक है जिसका नाम पूर्वी सागर क्षेत्र को हिला सकता था और जिसे पूर्वी सागर क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कहा जाता था, तेजस्वर। लेकिन कई वर्षों तक गुम रहने के बावजूद समय इन तीनों प्रतिभाशाली व्यक्तियों के नाम को मिटा नहीं सका। कई लोग तो ये भी मानते थे कि उनकी क्षमताएं तेजस्वर से जरा भी कम नहीं थीं, बल्कि शायद उससे भी कहीं अधिक थीं। अपने गुरुओं की तरह ही इन तीनों प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने भी अनादिकाल में अनेक प्रशंसक जुटा लिए थे। यही कारण था कि जब ये खबर फैली कि तीनों प्रतिभाशाली लोग जल्द ही फिर से प्रकट होने वाले हैं और पतित घाटी में आपस में लड़ेंगे, तो इतने सारे लोग सभी खतरों की अनदेखी करते हुए यहाँ आ गए। यहाँ आने का उनका उद्देश्य बहुत सरल था, तीनों शिष्यों की महिमा देखना। यह आवाज़, क्या यह उसकी है? अचानक रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से दूर की ओर देखा।